मुस्लिम कम्युनिटी को आप कैसे देखते हैं? मुसलमान आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछ करके हिंदू जो टूरिस्ट थे उनके कत्ल किए, और बहुत मीडिया के एक वर्ग ने रेस्ट ऑफ इंडिया से कई जगहों से जो उस तरह के मुल्ले मौलवी हैं उसको जिहाद का नाम दिया। तो जिहाद का मतलब क्या है? अब इस्लामिक धर्म ग्रंथों में जिहाद की परिभाषा क्या है मुझे मालूम नहीं, ना मैंने वो पढ़े। स्पेशली मुस्लिम आतंकवादी, जिन आतंकवादियों को मोटिवेट किया जाता है, जो पाकिस्तान से मोटिवेट होकर आते हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदुओं के विरुद्ध चलो तो ये जिहाद है। मतलब जो भी मुस्लिम है वो टेररिस्ट? नो 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 नो। तो रिलीजियस टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्टिवली कॉन्टेक्स्ट से कोट करें तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी को हम यूनाइट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं? सनातन धर्म या हिंदू तो किसी को डिवाइड नहीं कर रहे, हिंदू तो इंक्लूसिव है, सब उसके अंदर समा जाते हैं। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जी, मुस्लिम स्टूडेंट्स ज्यादा सिलेक्ट हुए तो इशू रेज हुआ, लेकिन क्या मेरिट को रिलीजन के लेंस से देखना सही अप्रोच है? लोग आजकल एजुकेशन, जॉब और डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहते हैं, तो क्या रिलीजन बेस्ड फेयर नैरेटिव फ्यूचर इंडिया के ग्रोथ मॉडल से अलाइन करता है? ये रिलीजन बेस्ड फियर नैरेटिव जो है ना, ये भारत में मुसलमानों ने फैलाया। इंडिया का रियल कंपटीशन चाइना और ग्लोबल इकोनॉमी से है, तो फ्यूचर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? रिलीजियस आइडेंटिटी, पॉलिटिकल या एजुकेशनल, या फिर साइंस ड्रिवन डेवलपमेंट? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रॉक इट टॉक्स। आज की जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है राजेश गुप्ता जी, जो एक विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट है और बहुत देर से सर इन सभी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम सर से डायरेक्टली बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉक इट टॉक्स में। ओवर यू सर। धन्यवाद धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों को मेरा अभिवादन है, नमस्कार। सर आप जैसे कि टूरिज्म के बारे में या टूरिज्म में आपने काफी वर्क करा हुआ है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, आप जम्मू को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में कैसे देखते हैं और आने वाले टाइम में क्या चेंजेस जरूरी लगती है आपको? टूरिज्म क्योंकि मेरा बिजनेस भी है, और मैं टूरिज्म को लेकर के वो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस इसमें हो रही हैं, उस सारी चीज का कीन वाचर भी हूँ। जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स हम कहते हैं, जी। ऐसी डेस्टिनेशन है जिसको जानबूझ करके ट्रांजिट पॉइंट बना के रखा गया। क्यों जानबूझ के? जानबूझ करके ट्रांजिट पॉइंट बना करके रखा गया। मुझे ऐसे लगता है कि वो जो तत्कालीन सरकारें थी पुराने समय में, उनका एक स्पेसिफाइड एजेंडा था एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के लिए, कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म उन रीजन्स पे केंद्रित रहे। मैं रिपीट करूंगा कि वो जम्मू कश्मीर में जो इनवर्ड टूरिज्म है उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर केंद्रित रखना चाहते थे, और जम्मू रादर जम्मू प्रोविंस वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर था। प्रायोरिटी लिस्ट में गया था कश्मीर? प्रायोरिटी लिस्ट में था, कश्मीर भी पूरा नहीं था प्रायोरिटी लिस्ट में। श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम, मतलब तीन मेजर, जो तीन सिर्फ मेजर नहीं है, वो माइनर ही है कश्मीर की मेजर। हाँ, जब एक इस तरह की हुकूमतें आनी शुरू हुई जिनका विजन थोड़ा सा ब्रॉडर था, तो फिर कश्मीर में भी दूसरी डेस्टिनेशंस डेवलप होनी शुरू हुई। और जम्मू रादर जम्मू, जब मैं जम्मू की बात करता हूँ तो मैं जम्मू प्रोविंस से, आप रखिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट या जम्मू सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यस। और क्योंकि उनकी जो पुराने हुक्मरान थे, मानसिकता बड़ी संकीर्ण थी, तो वो कश्मीर को लेकर के भी संकीर्णता थी ही। श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के बाहर उन्होंने सोचा नहीं। नहीं तो आज से 15 साल पहले सोनमर्ग का नाम किसने सुना था, कौन जाता था वहां? और अगर कोई थोड़ी बहुत डेस्टिनेशन वहां पे डेवलप हुई, बांदीपुर में वुलर है, इतनी सुंदर, इन्होंने वुलर को स्वयं खराब कर लिया एंक्रोचमेंट्स करके, और वहां पे टूरिस्ट को भेजा ही नहीं। मानसबल में टूरिस्ट को भेजा ही नहीं, दूध पथरी को डेवलप ही नहीं होने दिया। समझे मेरी बात? झेलम का वितस्ता का उद्गम है, युसमर्ग का एरिया है। टूरिस्ट धीरे धीरे कम करवा दिया वहां से, सिर्फ यही तीन जगहों पे फोकस्ड है।
तो सेम वाज ट्रू फॉर जम्मू प्रोविंस एज अ होल। ओके। उनकी तो सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ये 60-70-80 लाख या 1 करोड़ के आसपास तीर्थयात्री जो जम्मू में आता है, जल्दी से जल्दी जम्मू से वापस चला जाए, कहीं पत्नीटॉप, भद्रवाह ना चले जाए। ना चला जाए। हमारी जो भद्रवाह की मीडोज हैं, हम्म। कैलाश यात्रा ना कोई कराए भद्रवाह की, उसको डेवलप ही नहीं होने देते। माता मचेल के ट्रैक को ही डेवलप नहीं होने दिया जाए। 32 किलोमीटर पैदल, आज कैसे वहां पे गाड़ियां ऊपर तक क्लियर नहीं जानी शुरू हो गई। गॉट इट। ठीक है, उलत ऋषि की धरती है जिसको हम पुंछ कहते हैं। पॉपुलराइज ये किया गया कि बर्फ जैसे सिर्फ गुलमर्ग और पहलगाम में ही पड़ती है। मुझे बताइए, केवल मात्र जम्मू को मैं छोड़ दूं और सांबा को छोड़ दूं, तो जम्मू प्रोविंस के जितने भी जिले हैं, हर जिले में स्नोफॉल होता है। आप कछुआ में बनी है, स्नोफॉल होता है। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, सारी जगह स्नोफॉल होता है। उधमपुर, हायर रीचेस में सारी जगह स्नोफॉल होता है। राजौरी, पुंछ में स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो बर्फ देखने हम सिर्फ केवल मात्र क्या गुलबर्ग ही जाए, पूरे भारत को क्यों संदेश नहीं दें? एक पॉलिटिकल क्रुकेडनेस मैं इसको बोलूंगा, कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एनरिच करते चले जाएं, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिप्राइव करते हुए चले जाएं, और प्रचारित ऐसा किया जाए कि ये एक जिसको कहते हैं कि ये ट्रांजिट पॉइंट है, ट्रांजिट पॉइंट। भाई 1 करोड़ तीर्थयात्री यहाँ जम्मू में आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है तो हम वो श्रीनगर वाला बनाएंगे, तो प्रायोरिटी जम्मू की होनी चाहिए। पूरे विश्व से हिंदू तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं। जम्मू के एयरपोर्ट पे कितनी फ्लाइट्स उतर रही हैं और कितनी चढ़ रही हैं? श्रीनगर एयरपोर्ट पे कितनी उतर रही हैं, कितनी चढ़ रही हैं? क्या यहाँ फ्लाइट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है? बिल्कुल। जहां 10 मिलियन अराइवल तो है ही ना। यस। तो ये एक कैलकुलेटेड, लॉन्ग टर्म, स्ट्रेटेजाइज्ड पॉलिटिकल सैडिस्टिक मोटिव था, जिसमें जम्मू कश्मीर की एक लॉबी जिसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रही, और जम्मू को टूरिज्म के लिहाज से उसके हकों से वंचित किया गया। और अब जब 10-15 साल पहले से जम्मू के लोगों को, जम्मू के बुद्धिजीवियों को, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो अच्छे लोग हैं, राजनीति में जो अच्छे लोग हैं, उनको ये बात समझ में आई है, तो ये भेदभाव दूर करने का एक प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हुआ है। हम उस प्रोसेस का हिस्सा हैं, और हम उस एनोमली को दूर भी करेंगे, चीजों को एट पार भी लाएंगे। और एट पार लाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि गुलमर्ग की इंपॉर्टेंस कम कर देनी है या पहलगाम की कम करनी है, लेकिन इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सो फार एज टूरिज्म इज कंसर्न। तो बताइए, जिस तरह से जम्मू है, बारामूला, आज माँ शारदा का मंदिर वहां बना है, कितने तीर्थयात्री माँ शारदा के मंदिर में करनाह में जा रहे हैं, कितने होम स्टेज करनाह में बने हैं। इसी तरह डोडा, भद्रवाह में कितने होम स्टेज बने हैं। ऊपर जाने के बाद लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या वो माता शारदा का स्थान पहले नहीं था? करके मंदिर की इंपॉर्टेंस हम क्यों छोड़ दें? इसी तरह से बाकी सारे स्थान। रिलीजियस टूरिज्म और जनरल टूरिज्म के बीच में जम्मू में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, पिलग्रिमेज एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की? पिलग्रिमेज एक ऐसा है कि पिलग्रिमेज के लिए लोगों ने आना ही है, वहां सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? हम बूढ़ा अमरनाथ लोगों को भेजना चाहते हैं मंडी में, सड़क अच्छी बन जाए पुंछ के लिए, वहां लोगों के ठहरने का स्थान अच्छा बन जाए, ठीक है, लोग स्वयं जाएंगे। लोगों के इष्ट देव हैं। मंगला माता का हमने रास्ता ही इस तरह से बंद करके रखा, लोगों को डरा करके रखा। वीरभद्रेश्वर हम जाने नहीं दे रहे थे लोगों को, अब धीरे धीरे थोड़े लोग जा रहे हैं वहां राजौरी वीरभद्रेश्वर में, ठीक है जी। जब लोग जाना शुरू होंगे तो जो आदमी तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वो रास्ते में स्पेंडिंग करता है, अच्छा रेस्टोरेंट आता है वहां भोजन करता है, अच्छा होटल या सराय आती है वहां ठहरता है,
वहां का स्थानीय हैंडीक्राफ्ट है उसकी कोई परचेज करता है, हम्म, स्थानीय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उसको साथ में लेकर के जाता है। हम्म, हर चीज में वो एंगेज करता है अपने आप को। और ये जो स्पेशली सनातनी तीर्थयात्री है हम्म, उसका तो स्वभाव है हर चीज को एक्सप्लोर करने का। बिल्कुल। अमरनाथ जी के लिए 4 लाख के आसपास लोग आज अभी ऑन एन एवरेज जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं जिस माध्यम से भी जाते हैं और उसके बाद वो 2-3 दिन कश्मीर में और घूमते हैं और अब प्लान बन गया कि वापसी पर वो पुंछ के रास्ते से आए। भगवान शिव के इतने स्थान है यहाँ पर, अबोर्ड ऑफ लैंड लॉर्ड शिवांग क्यों कहते हैं इसको। अमरनाथ जी वहां पर अनंतनाग जिले में, गांधरबल या अनंतनाग में, बूढ़ा अमरनाथ जी पुंछ में, छोटे अमरनाथ जी दानेश्वर वहां पर बांदीपुर में, उनका विवाह का स्थल वहां मानतलाई में, सुधमा देव जी में भगवान का स्थान है और वहां पर उनका त्रिशूल है। गौरी कुंड, चेन्नई में गुप्तेश्वर महादेव है। ठीक है, यहाँ आपके पास पीरखों का स्थान, ऐसा स्थान जिसने त्रेता में थे जामवंत जी भगवान राम के साथी, और उसके बाद द्वापर में भगवान कृष्ण हुए। त्रेता और द्वापर का संगम है ये जो आपका शिवखोड़ी का स्थान है। जामवंत जी और भगवान कृष्ण का जो द्वंद्व हुआ वो यहाँ हुआ पीरखों के स्थान पर। इस महत्व के स्थान पर केवल मात्र सुविधाएं वो बढ़ाने की जरूरत। खाटू श्याम जी हम वहां जाते हैं, वहां खाटू श्याम जी का शीर्ष है राजस्थान जहां हम जाते हैं। घर तो उनको यहाँ है ना कामेश्वर अखनूर पे, चंद्रभागा के किनारे। जम्मू की इंपॉर्टेंस तो भगवान ने खुद इसका सृजन किया है, ऋषि कश्यप की धरती है। तो यहाँ जब लोग वो आएंगे तो वो बाकी चीजों का उपयोग करेंगे, बाकी जो अन्य अच्छी चीजें उनको देखेंगे भी। तो ये धार्मिक पर्यटन जो है ये अपने आप में पूरक है, इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन आपको लग रहा है कि सभी लोग इसका मतलब जा पा रहे इन सभी जगहों पे? अगर हम स्पेशली जम्मू की बात करें, बिकॉज ट्रेन डायरेक्ट कटरा अब तो डायरेक्ट श्रीनगर तक जा रही है। तो अगर आप सिटी में जाएंगे जम्मू में, तो अगर आप वहाँ के व्यापारी लोगों से बात करेंगे और जब आप उनको पूछोगे कि बिजनेस कैसा चल रहा है, तो वो आपको इस तरीके का जवाब देंगे कि अब तो काम हमारा कम हो गया, बहुत कम हो गया। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? क्योंकि जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा है। डू यू फील? देखिए, जम्मू को नजरअंदाज किया जा रहा था, मैंने कहा। नो, लेट्स टॉक अबाउट अभी आगे मेरी बात सुनिए। जहां तक सुविधाओं का सवाल है, ट्रेन आगे तक जाएं, उन चीजों को रोका नहीं जा सकता, डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता। अपने पास कार्य योजना हमें बेहतर करनी होगी। कैसे करेंगे वो? अपनी कार्य योजना हमें बेहतर करनी होगी। हम टूरिज्म फ्रेंडली हो जाए। हमारे पास एक रिसोर्स तो है, माता वैष्णो देवी के पास 1 करोड़ पिलग्रिम तो आ रहा है ना, हमने उनको डाइवर्ट करना। अगर मैं सिर्फ केवल मात्र जम्मू कश्मीर नहीं, सिर्फ जम्मू के लिहाज से सोचूं, माता वैष्णो देवी में 1 करोड़ लोग भक्त माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। आज माता वैष्णो देवी में कटरा के इर्द गिर्द 9 देवियों की पूरी परिक्रमा का काम शुरू हो चुका है। ठीक है ना, 80-90-100 किलोमीटर की परिक्रमा बन रही है, जिसमें 5 मंदिर मुझे पता लगा अभी तक तैयार हो गए। 9 देवियों के 9 मंदिर उसमें बन गए। ठीक है, जब वो परिक्रमा तैयार हो जाएगी तो 1 दिन का कोर्स वो बन जाएगा। इसी तरह जम्मू के मंदिरों के दर्शन करने के लिए किस ढंग से हम उनको यात्रियों को डाइवर्ट करते हैं, उसके लिए थोड़ी सी मार्केटिंग जो है हमारी तरफ से भी हो। और फिर जब वो तीर्थयात्री जम्मू में आए, यहाँ पर आकर के उनके ठहरने के स्थान भी अच्छे हों और उनके करने के लिए भी कुछ हो। जो तीर्थ यात्रा के मन से आते हैं उनके लिए उसके मुताबिक पूजा पाठ की व्यवस्था हो, जो एंटरटेनमेंट के मन से आते हैं उनके लिए उस तरह की व्यवस्था हो। ठीक है, वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाज बनाता है, सरकार पॉलिसीज बनाती है, सभी एक दूसरे के पूरक है। मेरा ऐसा मानना है कि जम्मू कश्मीर की विडंबना ये रही कि पहले जो सरकारें थी
वो केवल मात्र वो कश्मीर के 2-3 जिलों की सेंट्रिक थी, इस करके उनका माइंडसेट डिफरेंट था। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसी माइंडसेट की आई है। लेकिन जो फॉर्चुनेट पार्ट है, जम्मू का समाज जागृत भी हो चुका है और कॉन्फिडेंट भी है। इसको थोड़ा थोड़ा संघर्ष हमारे उसमें, जिसको कहते हैं ना कि अब जीन्स में आ गया है। तो इस तरह की सरकारों से लड़ करके अपना हक जो है उसको हमें लेना ही होगा। आज जिस तरह से ये तवी रिवर फ्रंट है सर, उस पे आते हैं, बट मेरा क्वेश्चन अभी भी इसके अंदर यही है कि आपने डेवलपमेंट करी, आपने ट्रेन पहुंचाई, हर चीज की बहुत मैंने नहीं की, तो सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं तो टैक्स पेयर हूँ, मेरे पैसे लगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, जिसके बारे में आप बोल रहे थे कि डेवलपमेंट होती है। मैंने बोला वो सब हो रहा है, लेकिन बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहा है यहाँ पे, चाहे वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहा है या कैसे भी आ रहा है, वो डायरेक्ट आके वहां जा रहा है कटरा और वहां से वापस जा रहा है, या तो वो श्रीनगर जा रहा है। लेकिन जो जम्मू के बिजनेस है या जम्मू को जो टूरिज्म चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू सिटी, यहाँ पे भी तो बहुत सारे प्राचीन के मंदिर है जिसके बारे में आपने बात करी। कितने ऐसे यात्रियों को पता होता कि हमें उन मंदिरों के दर्शन करने जाना चाहिए? आपको नहीं लगता कि अभी भी हम इतना ज्यादा लैक कर रहे हैं इन सब चीजों में? बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। ये कह रहा हूँ, जब किसी चीज को, किसी स्थान को इवॉल्व नहीं होने दिया जाता, सप्रेस किया जाता है लगातार 70-80 साल तक, सोसाइटी तो जागी है, लेकिन जिस काम को 60 साल 70 साल पहले होना चाहिए था वो शुरू ही अब हो रहा है। तो नेचुरली लोगों की ये बात तो जायज है कि हमारा बिजनेस कम है, क्योंकि वो बिजनेस कम किससे होता है? किसी से कम है ना। किससे कम है? जो दूसरे काउंटर पार्ट्स है हमारे, दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन वाले, उनसे कम है। सामने नजर आता है उनसे कम है। प्राइसेस भी यहाँ पे समझ लो, होटल्स हैं तो उनको रूम रेंट भी कम मिल रहे हैं, इसी तरह टैक्सीज के प्राइसेस भी कम मिल रहे हैं, डिमांड कम है, लोग ज्यादा उस तरफ जा रहे हैं। वो क्यों उस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि जो लग्जरी टूरिस्ट था उसका अराइवल उस तरफ को डाइवर्ट किया गया। कटरा से कश्मीर जाए, कटरा से भद्रवाह जाए नहीं कहा गया उसको, कटरा से पुंछ जाए नहीं कहा गया। आबाजन तो जब जिस तरफ भेजा गया, वहां लोगों को जब इकोनॉमिक बेनिफिट हुए तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बेटर रेज किया। ठीक है, बेटर रेज किया तो वो उधर अट्रैक्ट होते चले गए। रिपीट, हमें उस स्टेज तक पहुंचने में टाइम लगेगा। वी आर द वंस हु आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो अभी अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब भी कर रहे हैं, हमें उसके लिए और ताकत भी लगानी है ताकि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सके। और हमें एक बात समझ में आ गई कि ये जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके एजेंडा में जम्मू प्रायोरिटी नहीं है। थोड़ा बहुत जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो उस दौर में हुई जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स यहाँ पे नहीं थी। इस बात को आप समझिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन उस पेस को उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ कंटेस्ट करना पड़ रहा है, जिस करके कई बार जो जम्मू के लोगों का गुस्सा भी रहता है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि व्यापारी उस चीज को फील करता है कि जितना काम मेरा होना चाहिए उतना काम नहीं। वो ये फील करता है सर कि आज से अगर 10 साल या उससे पहले की बात करें, तब उनका जो धंधा था वो ठीक था, लेकिन आप उसकी कंपैरिजन में जबकि ग्रोथ होनी चाहिए, उनका ग्रोथ नहीं हुई। जा रहा है। 10 साल पहले भी कहें कि कोई सैचुरेशन थी बिजनेस की, ऐसा नहीं था। आज तो सैचुरेशन आ रही है ना। नहीं, सैचुरेशन मीन कि ग्रोथ नहीं हो रही, उतनी ग्रोथ नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो थी ना, है ना। अगर हम कंपेयर करें ना तो कश्मीर में बिजनेस बहुत ज्यादा था तब भी, अब भी ज्यादा है, अब भी बहुत ज्यादा है, रूम्स के प्राइसेस भी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा मेहनत की जरूरत है जम्मू को। मैं सीधी बात कहता हूँ सर, मेहनत तो करेंगे नहीं। अब टूरिस्ट आएगा इधर, तब इधर आएगा नहीं तो मेहनत कहाँ से करेंगे? पहले इधर आते थे, अब यहाँ से आपका रूट ही नहीं है, स्टॉपेज ही नहीं है बीच में। तो आप देखो, आप किसी और शहर में गए, आप तो अपने लिए इजी वे ढूंढोगे ना कि आपको बीच में स्टॉपेजेस नहीं, जब तक आपको ये नहीं दिखेगा कि ये जगह मेरे लिए बहुत सही है। देखिए ऐसा है, किसी भी जगह से, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कटरा हो, उस पॉइंट पर जाकर के जब लोगों को सामने 10 अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी कि भाई यहाँ से मैं पत्नीटॉप भी जा सकता हूँ,
यहाँ से मैं रामगढ़ का बॉर्डर देखने भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं सुचेतगढ़ का बॉर्डर देखने भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं कश्मीर भी जा सकता हूँ, यहाँ से मैं शिवखोड़ी भी जा सकता हूँ। उसके पास ऑप्शंस आती है, ठीक है। उन ऑप्शंस में जिसकी मार्केटिंग ज्यादा हो रही है ना, वो कई बार आदमी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अभी वो ज्यादा कश्मीर की तरफ अट्रैक्ट होता है, या वापस चला जाता है या कश्मीर चला जाता है। आपका ये कहना है वो जम्मू में रुकता नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपको कि जम्मू को डेस्टिनेशन बनना चाहिए था, जम्मू को ट्रांजिट पॉइंट बनाया इन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत, जिसके साथ हम लड़ रहे हैं और जिसको हमने समाप्त करना है साजिश। जम्मू की मार्केटिंग कैसे होगी फिर? हाँ, जम्मू की मार्केटिंग कैसे? दो तरीके से होगी। सरकार का हिस्सा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, तो सरकार कर रही है इस पे काम? जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही। पहली बात, बिल्कुल जितना करना चाहिए, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं कर रही। कश्मीर के कंपैरिजन में कम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इवन डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर और डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, उन दोनों के भी जब काम देखता हूं तो मुझे लगता है कि कम हो रहा है। यहाँ उतना एग्रेशन नहीं है, उतना इंडस्ट्री फ्रेंडली काम नहीं है। इस वजह से यहाँ का जो टूरिज्म से जुड़ा हुआ व्यवसायी है वो डिस्करेज्ड फील करता है। बाहर के जो ट्रेड फेयर्स हैं जहां से बुकिंग्स आती हैं, वहां हमारी पार्टिसिपेशन के लिए जम्मू प्रोविंस के जो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए व्यवसायी हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, होटेलियर्स हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। ठीक है। वहां क्योंकि उनकी अपनी इकोनॉमी, टूरिज्म इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो उनकी ट्रेड एसोसिएशंस भी स्ट्रांग है। ठीक है। वो खुद भी काफी काम करने में कैपेबल हो गई हुई है, सक्षम हो गई हुई है। यहाँ काम ही कम है, इस करके ट्रेड एसोसिएशंस भी वीक है, वो खुद बड़ा कुछ करने में सक्षम नहीं है। और डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म, जिसका ये काम है कि जम्मू के टूरिज्म सिनेरियो को अपलिफ्ट करना, उससे जो लोगों की तवक्को है, उस तवक्को के मुताबिक उनको लगता है कि उतना काम नहीं हो रहा जिसमें सच्चाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि किसी दुकानदार को लगता है काम कम है तो काम है ना, काम कम है इस करके उसको कम लगता है। और फिर उसको सेकंड ये लगता है कि जिसने हमें पैटर्नेज देनी है वो हमें उस तरह से पैटर्नेज नहीं दे रहा। बिल्कुल आपकी बात की सच्चाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और इसके लिए आपके माध्यम से भी सरकारों को ये बात जाए, और उसके बाद सरकारों के जो ऑडिटर है, मैं ये कहूंगा हमारा राजभवन इस सरकार का ऑडिटर है। हमारी केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, या जिसको मैं कहूं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में होंगे, वो इस सरकार का कामकाज की कहीं ना कहीं समीक्षा करते होंगे। जो पैसा भेजा जाता है, क्या वो उसकी जुडिशियस स्पेंडिंग ये गवर्नमेंट कर रही है जम्मू को लेकर के? यू फील कर रही है गवर्नमेंट? नहीं, मैं नहीं फील करता। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट led by Umar Abdullah on this aspect. Let's talk about तवी रिवर आरती। जी, तवी रिवर आरती जैसा इनिशिएटिव का मेन पर्पस आप क्या मानते हैं? स्पिरिचुअलिज्म, कल्चर या टूरिज्म प्रमोशन? देखिए, कल्चर और स्पिरिचुअलिज्म जो है वो जम्मू के डोगरा समाज के जीन्स में। कोई काम ऐसा नहीं करता जम्मू का डोगरा समाज जो हमारे कल्चर के साथ कंट्राडिक्ट करता हो। पहली बात तो ये है। आपको डोगरों को इस बात की शाबाशी देनी चाहिए, बधाई भी देनी चाहिए। किसी भी सर्क्यूमस्टांसेस में वो अपनी संस्कृति, मान मर्यादा, देश, उसके खिलाफ कभी नहीं जाते। किसी भी सिचुएशन में नाराज हैं तब भी वो देश के साथ है और संस्कृति के ध्वजवाहक। जम्मू, जैसा कि आपसे बात हुई, इसको ट्रांजिट पॉइंट से डेस्टिनेशन बनाने की जरूरत है, और ये जम्मू तवी आरती जम्मू के समाज का एक प्रयास है उस दिशा में, जिसने समाज खुद आगे आया कि हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए या कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे जो तीर्थयात्री या टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनकी एक नाइट रुकने का स्टे बढ़ जाए। और उसके लिए विभिन्न काम अलग अलग किए जाए। गवर्नर का जब प्रशासन था और लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन था, जब गवर्नमेंट नहीं थी, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एनविसेज किए गए, जिनमें ये तवी रिवर फ्रंट भी एक उसका प्रोजेक्ट है। इस तरह की और भी चीजें हुई। इसी तरह ये सुचेतगढ़ में
जो परेड होना शुरू हुई वहां पे बीएसएफ की केंद्र सरकार ने वो करवाई। इस तरह के छोटे छोटे काम कई जम्मू प्रोविंस में भी शुरू हुए। कई तीर्थ स्थानों का थोड़ा थोड़ा जीर्णोद्धार भी शुरू हुआ। मचेल के लिए जैसे सड़क बननी शुरू हो गई, वहां भद्रवा कैलाश के लिए रास्ता जो ट्रैक बेटर हुआ, इस तरह की चीजें धीरे धीरे करके शुरू हुई। अब उसी दौरान जम्मू के कुछ साथियों के द्वारा भी ऐसा सोचा गया कि जिस तरह काशी विश्वनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मां नर्मदा की आरती अलग अलग स्थानों पर जबलपुर से लेकर के और अलग अलग जगहों पर होती है। अयोध्या सरयू में भगवान राम की आरती होती है। जम्मू मंदिरों की नगरी है और जम्मू एक ऐसी नगरी है जो सूर्यपुत्री तभी है, माता गंगा की छोटी बहन है, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद एक ऐसा स्थान है भोलेनाथ का, तो ये घर है ही है। और उसके साथ साथ रघुनाथ जी की नगरी है, माता वैष्णो देवी आशीर्वाद दे रही है त्रिकुटा पर्वत से, माता बाबे वाली का आशीर्वाद है, सारे देवी देवता यहाँ विद्यमान है, विराजमान है। तो इनकी स्तुति की जाए, तवी नदी के किनारे पर की जाए, ऐसा एक विचार कुछ लोगों के मन में बना। तो वो जो विचार है आज महाआरती या तवी आरती के रूप में समाज के सामने आया है। हमारा ऐसा मानना था तो केवल मात्र तभी ही नहीं, जम्मू कश्मीर के सभी मंदिरों में इस तरह से श्रद्धा भाव के साथ आरती की जाए और रेगुलर तौर पर की जाए। जम्मू के बच्चे जो हैं उन्होंने इसको आरती कैसा करना, विधि विधान क्या है, धार्मिक तौर तरीके क्या है, उसको सीखना शुरू किया। काशी से भी कुछ विद्वान आए जिन्होंने यहाँ पर आकर के मार्गदर्शन दिया, सिखाया। तो वर्तमान में 2-3 टोलियां इस तरह की बन गई हैं जो कि जगह जगह पर ये आरती करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और मेरा ये सौभाग्य भी है और मैं इसको आशीर्वाद समझता हूँ माता वैष्णो देवी का। इस आरती की परियोजना के साथ मैं उसके अध्यक्ष के रूप में जुड़ा और आज तवी नदी पर नियरली रेगुलर अलग अलग ओकेजन्स पे आरती होती है। लास्ट अभी बैसाखी महोत्सव में 3 दिन हुई। फिर बंद क्यों हुई? रेगुलर नहीं, बंद नहीं हुई, सब अभी तभी रिवर फ्रंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ओके। वहाँ कभी फ्लोरिंग हो रही है, कभी कुछ और काम हो रहा है, अलग अलग काम वहां पे हो रहे हैं। और तभी में भी अभी वो अंदर भी उसकी ड्रेजिंग और वो पानी उसका सारा अभी काम चल रहे हैं। तो जब भी आरती होती है वो टेम्पररी वहां पे भी पानी को रोका जाता है। और अभी शायद उनका जो डैम का भी काम है उसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कंप्लीशन होने वाली है। फिर भी लोगों की एक इच्छा है और इस वक्त जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं उनकी भी इच्छा है कि वातावरण भी पवित्र रहे और जितना जितना पॉसिबल हो यहाँ आरती करें। पिछले साल अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान, क्योंकि जब श्रद्धालु यहाँ ज्यादा होते हैं, लगातार 1 महीना यहाँ पर आरती हुई। उसके बाद भी क्योंकि आरती की टोलियां जो हैं अब बन चुकी हैं, बच्चे ट्रेन हो चुके हैं, अर्चक पुरोहित हमारे, तो पिछले 1 साल में वहां बसोली में रावी नदी के किनारे, उसके बाद नरसिंह धाम गगवाल में, परशुराम जी धाम चतवाल में, राया में भगवान राम की कथा के दौरान, पुरमंडल में 2-3 बार, बाड़ी ब्राह्मणा में हिंदू सम्मेलनों के दौरान, चंद्रभागा में रामबन में, चंद्रभागा के किनारे पर, घोड़ा सलाथिया में वहां प्राचीन मंदिर है वहां पर, बिलावर में उज्ज नदी के किनारे वरुण देव के स्थान पर, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां तकरीबन आरती होती हर 5-10 दिन में, 5-7 दिन में कहीं ना कहीं आरती का आयोजन होता रहता है। इनिशिएटिव हो गया हुआ। हाँ, और एक बड़ा कैलेंडर मुझे लग रहा है कि अनदर अभी 1 साल हुआ है, 1.5 साल, क्योंकि 25 दिसंबर 24 में पहली आरती यहाँ हुई थी। लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर महोत्सव में जो लीड का महोत्सव था पहली बार वहां हुई। उसके बाद रघुनाथ मंदिर चौक में हुई और उसके बाद ये आरती यहाँ आगे धीरे धीरे करके चलना शुरू हो गया। एक अच्छा सफर इसने तय किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4-5 महीनों में एक पूरे जम्मू कश्मीर में आरती का एक कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा। और तभी रिवर फ्रंट जो ही कंप्लीट होगा, हमारी टोलियां तो वहां डेली आरती करने के लिए
तैयार बैठी हुई है, ट्रेनिंग भी उस हिसाब से है, इक्विपमेंट भी उस हिसाब से है, इच्छा शक्ति भी उस हिसाब से। बस अभी फाइनल करनी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वो रिवर फ्रंट कंप्लीट होगा, उसका एक्सेस कंप्लीट होगा, वहाँ और भी इश्यूज हैं, पार्किंग कंस्ट्रक्शन भी चल रही है उनकी, तो सरकारें कई चीजें सोचती हैं, लेकिन उनकी तरफ से है कि जब भी कंप्लीट होता है वो हमें मना नहीं करते। इट्स अ गुड इनिशिएटिव है ना। और देखिए, समाज में एक ऐसा इनिशिएटिव जिसके लिए कोई चंदा नहीं है, कोई फीस नहीं है, आइए परिवारों के साथ आकर के बैठिए। और बड़े सारे यात्री इस तरह के आने शुरू हो गए हैं जिनके टेलीफोन आते हैं कि आरती कब है, आरती के मुताबिक हम आए। इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। ये जब भी आरती होती है, मैं देखता हूँ 100-100, 200 लोग अपने कैमरास के साथ वहां पे फेसबुक पे उसको चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, हम लोग आनंद लेते हैं। तो प्रशासन के लोग भी, हमारे जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल 4-5 से ज्यादा बार इस आरती में सम्मिलित हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य बनता है। और सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा इनिशिएटिव कि ये ऐसा नहीं है कि जम्मू का समाज जो है केवल मात्र सरकार की तरफ देख रहा है, उसने अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लिया। इसके खर्चे के लिए वो सरकार के पास नहीं किया कि 6 महीने वो ट्रेनिंग करवानी है। इसका खर्चा कौन कर रहा है? मेरे आप जैसे लोग कर रहे हैं मिलके। अच्छा, कंट्रीब्यूशन। हाँ, 10-20 लोग कंट्रीब्यूट करके कि ये भाई हमें समाज का भी तो हमारे ऊपर ऋण है ना, समाज के लिए हम उसके लिए नहीं देख रहे हैं। कुछ आर वी गिविंग बैक समथिंग? कोई रसीद बुक नहीं छपाई हुई उसके लिए। किसी को ये नहीं कहा जा रहा कि आपने आरती में बैठना तो 5,000 रुपया हमें दे दो या 200 रुपया हमें दे दो। एक स्वयंसेवी समाज है डोगरों का। सोचा कि खुद कर लेते, सरकार पे ही कब तक हर चीज पे सरकार रिवर फ्रंट बना रही है। वहां पर कोई सांस्कृतिक आयोजन करना है या धार्मिक आयोजन करना है तो उसके लिए भी क्या सरकार के पास जाएंगे, हम कर लें। कई बार सरकार ने उसमें मदद की है, मैं ऐसे कहता हूँ। जैसे भी अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान सरकार ने वो उसके लिए लाइट और साउंड का व्यवस्था की, लाइट, साउंड एंड चेयर्स की। लेकिन बच्चे आते हैं, अर्चक पुरोहित है, उनकी दान दक्षिणा है, कुछ और प्रसाद का काम है, उनकी यूनिफॉर्म्स है, इक्विपमेंट है, पूजा की सामग्री है, सारी चीजों का बंदोबस्त हो रहा है। क्या ऐसे इवेंट जम्मू को कल्चरली आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करते हैं या हर ग्रुप में उन्हें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं? बिल्कुल, ऐसे इवेंट्स कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। ये केवल मात्र इसका एक मकसद नहीं होता कि इवेंट कर देना, इससे 3-4 अलग-अलग काम होते हैं। पहला, एक उस शहर का एक कैलेंडर बनता है कि यहाँ पर ये भी हो रहा है, इट इज अ हैपनिंग सिटी। और जो कल्चरली एनरिच्ड इवेंट हैं वो उसको सांस्कृतिक तौर पर और सुदृढ़ बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस काम में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑडियंस की तरह जाते हैं, और एक और सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो धीरे धीरे हमेशा डेवलप होता है कहीं भी इस तरह के इवेंट्स हों, जो उससे प्रेरणा लेता है कि मैं भी इसी तरह का काम करूं, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, मैं इसी में जुड़ जाऊं, या मेरा आइडिया थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट है और मेरे पास भी एक टोली है 4 दोस्तों की या लाइक माइंडेड लोगों की, मैं अपने हिस्से से ये कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो भी उस तरफ लग पड़ता है। किसी को ऐसा लगता है कि यार इसी काम के लिए सरकारी स्कीम भी है और मैं उस स्कीम के साथ अपने आप को कोरिलेट कर सकता हूं, तो सरकार से ही ये काम करवा लो, तो चीजें प्रमोट होती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर महोत्सव, 3 महोत्सव हो चुके हैं। पहला यहाँ गुलशन ग्राउंड में हुआ था, उसके बाद दूसरा साइंस कॉलेज में हुआ नवंबर-दिसंबर 2025 में, और तीसरा भी अभी नवंबर या दिसंबर 2026 में, 24 में, फिर 25 में, 23, 24, 25, 23 में गुलशन ग्राउंड, 24 और 25 में साइंस कॉलेज की ग्राउंड में 3-3 दिन का महोत्सव रहा है। 50-60 हजार लोगों की पार्टिसिपेशन 3 दिन में यहाँ पे रही। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स भी डिस्प्ले हुए, यहाँ के लोकल जो फूड स्टॉल्स हैं वो लगे, यहाँ का ही लोकल कल्चर जो है वहां पे डिस्प्ले किया गया, 100 से ज्यादा स्टॉल। हमारी एक वो सेक्शन 8 कंपनी है, तो लीड के नाम से लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायलॉग, जो कि समाज के इनिशिएटिव के तौर पर के समाज जम्मू कश्मीर को कैसे आगे लेके जाए, ठीक है, मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ। तो वो महोत्सव जो है, उसी महोत्सव में सबसे पहली बार 2023 के
23, 24 और 25, हाँ अभी 26 आ गया ना। 23 के दिसंबर में वो पहली बारी आरती वहां पर समझ ले ऑर्गेनाइज की गई थी और उसके बाद आगे बढ़ी। तो समाज में ऐसा नहीं है कि जम्मू में इनिशिएटिव की कमी है, जम्मू इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसका इरादा थोड़ा सा गलत है। ओके। एनवायरमेंट कंसर्न को ध्यान में रखते हुए तवी रिवर के आसपास रिलीजियस इवेंट को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, रिलीजियस इवेंट जो है, मैं तो अगर सीधा तौर पर कहूँ तो मैं इस आरती की को ऑर्गेनाइज करने में ही ज्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ। या अमरनाथ जी का प्रथम पूजन पिछले साल यहाँ हुआ था, ज्येष्ठ पूर्णिमा को, इस साल भी 29 जून को होगा जी। आरती में भी जो हमारी भावना भी रहती है और बहुत बार आरती के मंच से हम लोगों से आह्वान भी करते हैं कि तभी माता का हम पूजन कर रहे हैं, तभी माता की पवित्रता बना करके रखें। हिंदू धर्म वैसे ही इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की बात करता है। संघ भी आज पंच परिवर्तन की बात कर रहा है, जिसमें के सबसे प्रमुख रूप से इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बात होती है। सरकार को भी हम बार बार आग्रह करते हैं कि ये जितने भी सीवरेज और इस तरह के जो नाले हैं या नालियां हैं जो तवी नदी में गिर रहे हैं और उसको पोल्यूट कर रहे हैं, उसको अपवित्र कर रहे हैं, उनको डाइवर्ट किया जाए। हमें ये भी पता लगा कि कुछ योजनाएं भी बनी हैं और कुछ काम भी चल रहे हैं। कितना काम चल रहा है, किस स्टेज के ऊपर है, ये तो कोई ना कोई सरकारी अधिकारी ही आपको बताएगा। लेकिन समय समय पर समाज को, सरकार को, हम दोनों को आग्रह करते रहते हैं कि सरकार के स्तर पर होने वाले काम जल्दी हो और समाज में जागरण हो कि हमने तभी एक पवित्र नदी है, उसको हमने कूड़ा घर नहीं बनाना के घर से कूड़ा ला करके। ओके सर, सो आप बार बार कुछ रिलीजियस टर्म यूज करते हैं जब भी आप कोई इंटरव्यू देते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि कॉन्सेप्ट को जब हम पॉलिटिकली लेंस से देखते हैं या देखा जाता है तो उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है? जैसे कि भगवत गीता में बताया गया धर्म युद्ध के बारे में और मुस्लिम में जिहाद की बात की जाती है। आप बहुत जिहाद शब्द यूज करते हैं, मतलब कहीं दफा करा आपने यूज, तो जिहाद का मतलब क्या है? मेरी जो समझ है, मैं तो कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ और ना ही मैं इतना काबिल हूँ कि मैं भगवत गीता को एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन जो मुझे थोड़ी सी समझ है, जो मेरे माता पिता या गुरुओं ने या जिन संगठनों से मैं जुड़ा हूँ वहाँ काम करके जो सीखा है, तो भगवत गीता का धर्म युद्ध का मतलब ये है कि आप धर्म संगत कार्य करें, जो ठीक है, जो सच्चाई पे है उसका साथ दे। बुराई के विरुद्ध हमने काम करना है, अच्छाई के साथ में हमने चलना। और अच्छाई इंसानियत है, बुराई हैवानियत है, ऐसा मेरा मानना है। अब इस्लामिक धर्म ग्रंथों में जिहाद की परिभाषा क्या है मुझे मालूम नहीं, ना मैंने वो पढ़े, लेकिन मीडिया, अखबारें, आतंकवादी, स्पेशली मुस्लिम आतंकवादी वारदातें करते हैं और उसके बाद कोई ना कोई कहता है ये जिहाद करने आए। वारदातें भी क्या है? हिंदुओं को चुन चुन करके मारना, घात लगा करके मारना, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उस जगह को हिंदू विहीन करने की कोशिश करना और फिर उसको जिहाद की संज्ञा देना। मतलब ये जिहाद का मतलब है? ये मुझे तो ये मतलब ये नहीं है, मतलब क्या है? मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन डिपेक्ट इस तरह से किया जाता है। जिन लोगों को, जिन आतंकवादियों को मोटिवेट किया जाता है, जो पाकिस्तान से मोटिवेट होके आते हैं, जो यहाँ कई ऐसी जगह है, कई मदरसे सरकार ने बंद भी करवाए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो इसी तरह की बातें अखबारों में आती हैं कि उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदुओं के विरुद्ध चलो तो ये जिहाद है। ये अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हमें ये बात समझ में आती है कि ये जो एक सूटेबल मीनिंग फॉर द टेररिस्ट जिहाद का ये दिया जा रहा है कि हिंदू के अगेंस्ट काम करो, हिंदुओं की हत्या करो, गौ माता की हत्या करो। That we call jihad. That we don't call jihad. That those terrorists call jihad. Actually, आतंकवादियों की तरफ से जो बात आती है, जो उनके जो सिंपथाइजर्स हैं, उनकी तरफ से जो बात आती है, कैसे जस्टिफाई करते हैं? मुझे आप बताइए, पहलगाम में
22-25 टूरिस्ट, उनका नाम पूछ करके उनकी हत्या कर दी जाए, और वहां कोई पाकिस्तान में बैठे हुए मुल्ला मौलवी इस तरह की चीज को जिहाद का नाम देंगे, तो उसको क्या, मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूंगा। और इस तरह की घटनाएं तो यहाँ बहुत हुई है ना। कश्मीर में मस्जिदों से आवाजें आए कि भाई ये हिंदू मोहल्लों से हिंदू अपना अपना स्थान खाली कर दें। 1990 या 89 में यही काम हुआ। अब मस्जिद का काम तो ये नहीं है कि हिंदू मोहल्ला खाली करवाना, ये उनके जिहाद की ही एक्सप्लेनेशन है। मैं बताता हूँ सर, जिहाद का मतलब क्या है। बेसिकली ये मतलब नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो गलत है। उस बात से मैं एग्री करता हूँ। बट जिहाद का असली मतलब ये होता है कि अपने अंदर के शैतान को खत्म करना। जैसे कि रामायण में आपने देखा होगा कि जब रावण की मृत्यु हुई, जब रावण को मारा गया, उसके बाद क्या हुआ कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बोला कि जाके ना रावण से कुछ सीख ले, ठीक है। तो जब उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मना किया, तो अहंकार जो है ना हमारे अंदर, उस अहंकार को खत्म करना है। तो फिर जब वो रावण के पास गया लक्ष्मण, तो उसने ये बोला कि मतलब क्यों मरा तू, क्या कारण है। उसने बोला कि मेरे पास, मैं भगवान भोलेनाथ की सेवा करता था, मेरे पास हर एक चीज थी, मेरी हर एक चीज थी, मैं टॉप पे था, बहुत भक्ति करी मैंने, लेकिन मेरे अहंकार ने ही मुझे खत्म करा। तो एक्चुअल में जो जिहाद का मतलब है वो है कि जो तुम्हारे अंदर जागा हुआ शैतान है ना, उसको खत्म करना। उसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब किसी भी नॉर्मल इंसान को जाके मारो, या रिलीजियस को पकड़ के तुम किसी की डेथ करो या उसको शूट करो। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन पहली बात तो ये है, थोड़ा सा इसको आप एग्जाम्पल कोई और दे। क्योंकि जब भगवान राम ने धरती को रावण जैसे असुरों से मुक्ति दिलाई, उस वक्त ना उर्दू था ना जिहाद जैसी कोई लफ्ज था। इस करके इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल मॉडर्न नहीं होनी चाहिए। अभी 1400 साल पहले इस्लाम आया ना, मेरी बात सुनिए। अब दूसरी बात ये है कि ये जिहाद की एक्सप्लेनेशन किनकी है, उनकी है जो टेररिस्ट है। बट वही में बोला कि तो इस करके मेरी, देखिए ये बात तो आप उन इस्लामिक धर्मावलंबियों से पूछिए, भैया आपके जिहाद का मतलब क्या है। और अगर वो आपको मतलब पता नहीं है, तो उनको जब पता नहीं है तो इस धरती से उस तरह के थॉट प्रोसेस वाले लोगों को एलिमिनेट करना चाहिए, जो आपकी एक्सप्लेनेशन के साथ कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। हमारी तकलीफ तो यही है ना। मैंने कहा मैंने कोई इस्लामिक धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है, ना ही मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं अखबारें पढ़ता हूं, मैं मीडिया में लोगों की स्टेटमेंट्स देखता हूं, वीडियो स्टेटमेंट्स भी देखता हूं। बहुत सारे मुल्ला मौलवी हैं जो जस्टिफाई कर देते हैं हिंदुओं की नृशंस हत्याओं को, और फिर उसको जिहाद का नाम देते हैं। अजमल कसाब का ट्रायल आपने देखा होगा, वो तो टीवी पर ही हुआ सारा ट्रायल। उसको जिहाद के नाम पर ही मोटिवेट किया गया और फिर जाकर के मुंबई में इतनी हत्याएं कर दी उसने। तो ये जो भी शायद उनकी वोकैबुलरी में इस वर्ड का मतलब ये होता होगा, बट एक्चुअल में अगर आप उनके ग्रंथ, वही मेरी बात सुनो, अब हम एक्चुअल में कहां जाए। मैं तो वो है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो इम्प्लीमेंट हो रही है। इम्प्लीमेंट भी तो गलत, मतलब इम्प्लीमेंट वो जो बता रहे हैं, तो यही तो हमारी तकलीफ है, गलत है वो। तो तत्कालीन सरकारों को भी चाहिए, और उनके जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सिंपैथाइजर है, सोसाइटी को चाहिए कि दे शुड बी एक्सपोज्ड, जो इस तरह के जिहाद को प्रमोट करते हैं, जो जिहाद के नाम पर लोगों को वर्गला करके उनसे हिंदुओं की हत्याएं करवाते हैं। ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करना चाहिए। तो मतलब प्रॉब्लम रिलीजन में है या फिर उसकी कुछ और नजरिया, क्या लगता है? देखिए सनातन धर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस करके मैं नहीं कहता कि सनातन धर्म में कोई प्रॉब्लम है। अब उनके रिलीजन में मेरी बात क्यों मारा है जी, मैं सनातन में प्रॉब्लम नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैं जो कर, अब इस्लाम उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, आप किसी मतलब मुस्लिम स्कॉलर को पूछो, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं वो बता सकता हूं कि मुसलमान आतंकवादियों ने पहलगाम में
धर्म पूछ करके हिंदू जो टूरिस्ट थे उनके कत्ल किए। और बहुत मीडिया के एक वर्ग ने रेस्ट ऑफ इंडिया से कई जगहों से जो उस तरह के मुल्ले मौलवी हैं उसको जिहाद का नाम दिया। और उसके साथ साथ जब ये घटना हुई पहलगाम वाली, उससे 5-7-10 दिन पहले जम्मू कश्मीर की जो रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उनके श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट, उसकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस भी उसके अवेलेबल है, अखबारों में भी है। उसने कहा जम्मू कश्मीर में जो हिंदू टूरिस्ट आते हैं वो हमारा कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं। तो फिर हमें भाई उनसे 50-50 हजार रुपया पर नाइट कमरे का जब लेते हो तब कल्चरल इन्वेजन नहीं होता आपका। उनको बुलाने के लिए चीफ मिनिस्टर के समेत बॉम्बे जा जाके मीटिंगें करते हो तब कल्चरल इन्वेजन नहीं होता आप। और उस स्टेटमेंट को कोलैबोरेट किया, दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, आसिफ मुनीर ने, तीसरे दिन जाकर के पहलगाम वाला हत्याकांड। और उससे भी अगली बात मैं आपको बताता हूं, उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी बड़े नेता ने अपने मेंबर पार्लियामेंट की उस स्टेटमेंट को कंडेम नहीं किया। उसके इसका मतलब ये है कि इनकी एंडोर्समेंट है उसकी उस स्टेटमेंट। या बहुत बड़ी बात बोल रही। आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए, मेरे भी स्टेटमेंट उस वक्त की होगी, अगर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कह रहा है तो मैं भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। तो आप ऐसे इसका मतलब है कि एक पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट ऐसी बात कर रहा है, फिर उसको हम कंडेम भी नहीं कर रहे। उसके 2-4 दिन के बाद पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी उसी बात को दोहरा रहा है सिमिलरली उसी फॉर्मेट में, और उसके 2 दिन के बाद वो हत्याकांड हो जाता है। मतलब इनको ये चीज पहले से पता थी? पता नहीं, ये पार्टी है, पार्टी को हिंदू विहीन करने में ये पार्टी है। तो इसके लिए फिर हमें क्या स्टेप आने चाहिए? अगर हम इस तरह के लोगों को आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं, आपको हम नहीं बना रहे। हमारी डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी का सेटअप ऐसा है, लेकिन नेसेसरी इविल हमारे बीच में है। इनकी मानसिकता जो है भारत विरोधी बन गई, हिंदू विरोधी बन गई हुई है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन हमारे जैसे लोगों ने तो वोट देके उनको हाँ, तो हमें सोचना पड़ेगा ना, समाज का वो वर्ग जो इसको गलत समझता है उसको वोकली सामने आना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि समाज खुल करके सामने नहीं आ रहा, जहाँ सामने आता है वहां चेंज होती है, वहां रेवोल्यूशन आती है। बंगाल में आ गई रेवोल्यूशन, तो यहाँ कब आएगी जम्मू एंड कश्मीर में रेवोल्यूशन? ये आप जैसे लोग जब इस बात को फैलाएंगे, जब सबके बात कर ही रहे हैं, आप जैसे लोग जो है जब वॉइसेस बढ़ेंगी, बंगाल में वो रेवोल्यूशन आने में 75 साल लगे हैं, यहाँ तो 75 से भी ज्यादा हो गए, ठीक है ना। बंगाल में वो रेवोल्यूशन आने में 75 साल लगे हैं, यहाँ थोड़े और समय लगेगा, आएगी जरूर। ये जो दानवीय शक्तियां हैं, असुरी शक्तियां हैं, इनका अंत होना ही, एक्सपोज करना हमारा काम। हम इनको एक्सपोज तो करें पूरे तरीके से। मुस्लिम कम्युनिटी को आप कैसे देखते हैं? देखें, एज ए कम्युनिटी मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे कि सभी अपने अपने धर्म में जिए, लेकिन अखंड भारत की अवधारणा के प्रति नतमस्तक रहे। भारत ही हमारी माता है, भारत हमारा देश है, ठीक है। भारत के संविधान के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। भारत में सब लोग मिल करके रहे, हम ये चाहते हैं। लेकिन कई बार मुझे कुछ बातों पर थोड़ा सा अफसोस लगता है कि हमारे हमसाई हम सब इकट्ठे रह रहे हैं, तो मानसिकता क्या है? ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स में मेरे दोस्त नहीं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो इक्वली जो कंसर्न मेरे है वो कंसर्न भी मेरे साथ इन प्राइवेट चले जाहिर करते हैं। लेकिन वहां जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं उनसे वो डरते हैं। टांगरी में 2 साल पहले आतंकवाद की घटना हुई, रजौरी टांगरी, एक ही रात में 8-10 लोगों की, वो भी धर्म पूछ के घर का दरवाजा खटखटाया, आपका नाम क्या है? जिसने कहा त्यागचंद, उसको गोली मार दी। जिसने कहा शमसुद्दीन, उसको बोला कोई बात नहीं आप चलिए, आप तो रोटी खाइए। यही काम किया ना टांगरी में। जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो अगले दिन सुबह जम्मू के लोगों ने यहाँ परेड में, गीता भवन में, सनातन सभा का स्थान है, तो शोक सभा रखी पूरे दिन। इट इज अ मैटर विच इज ऑन रिकॉर्ड। पूरा शहर, उसकी आंखें नम थी, सबकी आंखों में आंसू हैं। एक गांव उजाड़ दिया जम्मू शहर में। वो जो हॉल जहां पर वो श्रद्धांजलि की सभा थी, कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं कभी भी रही वहां पे, कोई भी आ सकता, हाँ, किसी भी धर्म में,
कई ओकेजन ऐसे आए जहां पे जब मुस्लिम समाज भी वहां पे आया, शहर के कई मसले इकट्ठे होते हैं जब हम इकट्ठा रह रहे हैं। धांगरी की घटना है, हिंदू समाज के लोगों को रात में घरों से निकाल करके उनकी हत्याएं की गई। सारा शहर क्या, सारा प्रोविंस, सारा देश आंसू बहा रहा था। जम्मू का एक भी मुसलमान उस शोक सभा में नहीं पहुंचा। भाई हमारे मन को तकलीफ होगी नहीं क्या, मुझे ये बताइए। एक बार मौका नहीं आया ऐसा, ऐसी घटनाएं बहुत हुई है। तो रिलीजियस टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्टिवली कॉन्टेक्स्ट से कोट करें तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी को हम यूनाइट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं? सनातन धर्म या हिंदू तो किसी को डिवाइड नहीं कर रहे, हिंदू तो इंक्लूसिव है, सब उसके अंदर समा जाते हैं। हम तो ये समझते हैं कि जो 200, 300, 400 साल पहले हम में से ही थे, हमें छोड़ करके मुसलमान हो गए तो क्यों हो गए? उस समय कुछ मजबूरियां रही होंगी, किसी को लगा के सत्ता के नजदीक रहना है, क्योंकि मुसलमान राजे महाराजे भी बहुत सारे थे। इतिहास में बहुत सारे वर्णन हैं जिसमें लोगों को डरा करके कन्वर्ट किया गया। तो आप मेरी बात को मानते हैं, तो मैं तो समाज के उन लोगों को जो किसी लालच या डर की वजह से जिन्होंने अपनी पूजा पद्धति छोड़ दी है और वो दूसरी पूजा पद्धति में चले गए, मैं ऐसा कहूं, उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूं कि भाई हम उसी पूजा पद्धति में हैं जिस पूजा पद्धति में आपके परदादाओं ने या बड़े बुजुर्गों ने अपना जीवन यापन किया। हम उसी पूजा पद्धति को सहेज करके आगे लेकर के जा रहे हैं। आपने बीच में वो पूजा पद्धति छोड़ दी और एक दूसरी पूजा पद्धति अपना ली। हम इंतजार कर रहे हैं, आप वापस आ जाइए अपने दादा परदादाओं की ओरिजिनल पूजा पद्धति में। हम सभी आपका स्वागत करते हैं, ठीक है ना? इज्जत के। लेकिन अभी भी मुझे ये चीज समझना है कि रिलीजन डिवाइड कर रहा है, यूनाइट कर रहा है दूसरे। देखो हिंदू तो यूनाइट ही कर रहा है और किसी दूसरे के बारे में मैं टिप्पणी करना दूसरे और रिलीजन के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो तो उनका कंडक्ट आपके सामने, उनका कंडक्ट अपने सामने है कि वो धांगरी जैसा इंसिडेंट अंजाम देते हैं, पहलगाम जैसा इंसिडेंट अंजाम देते हैं। तो आप कंडक्ट से असेस कर लीजिए। वो हैं जिन्होंने कश्मीर से हिंदू पंडित जो वहां पे रहते थे उनको वहां से भगाया, वो उनका कंडक्ट, आप सोसाइटी उसको जज करें। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे हिंदू भी अलग अलग रिलीजन में जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके पीछे फिर अगर हम ऐसा देखें तो हर हिंदू भी या हर सनातन अपने सनातन धर्म को प्रोटेक्ट भी तो नहीं कर रहा है। अगर हम सनातन की बात कर रहे थे, मैंने तो स्वयं ये कहा, आज के टाइम पे ये चीजें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मैंने तो स्वयं ये कहा कि कुछ लोग इस पूजा पद्धति को छोड़ करके दूसरी पूजा पद्धति में चले गए। रीजन क्या भी डिवाइड तो करा ना, रीजन क्या भी रहा होगा, ठीक है जी, रीजन कुछ भी रहा होगा, लेकिन वो चले गए। मैं इसलिए करके कह रहा हूं, जो चले गए, अगर कहीं उस वक्त कोई समय समझाने में कमी रही, तो किसी भी तरफ से कोई गलती भी हुई है, या किसी ने डरा करके कन्वर्ट करवा लिया या कोई और वजह रही, तो हमें चाहिए कि मूल तो हमारा वहीं पे है, वापस आ जाए। मैं ये आह्वान कर रहा हूँ। इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, बहुत सारी स्टेट्स में ये वाली चीज बहुत हो रही है, कन्वर्जन की, स्पेशली इन हिंदुइज्म। सो हम इसको कैसे कंट्रोल करें? ये चिंता का विषय है, तो चिंता का विषय है। मेरी बात सुनिए, देखिए सरकारें एक हद तक कोई काम कर सकते हैं, सामाजिक जागरण ही सबसे बड़ा काम है और उसके लिए समाज को ही आगे आना पड़ता है, समाज को ही जागृत होना पड़ता है और ये देखना पड़ता है, देखना चाहिए भी, और हो सकता है लोग देख भी रहे हैं कि कोई किसी को गलत ढंग से मोटिवेट करके उसकी पूजा पद्धति चेंज करवा रहा है, तो उसके प्रति विजिलेंट रहना हमारा काम है। असुरी ताकतें अपना काम कर रही हैं और जो दैवीय ताकतें हैं उन्होंने अपना काम करना है। देव असुर लड़ाई जो है वो भगवान राम के समय से चलती आ रही है, लेकिन सनातन जो है अनादिकाल से है ना, तो सनातन रहेगा। बस मैं ये कहूँ। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जी मुस्लिम स्टूडेंट्स ज्यादा सिलेक्ट हुए तो इशू रेज हुआ, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट में हिंदू स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो क्या मेरिट को रिलीजन के लेंस से देखना सही अप्रोच है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एडमिशंस का सिस्टम है, प्रो मुस्लिम है, ऐसा उनके विधान में है और सरकार की पॉलिसी में भी।
ऐसा उनके विधान में भी है, और वो कोरिलेट करता है सरकार की पॉलिसी में। उसके साथ मिलकर के कोई पॉलिसी भी ऐसी। माता वैष्णो देवी का जो संस्थान बना था जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो भक्तों की डोनेशन के पैसे से बना था, और भक्तों की डोनेशन जो है उसकी मंशा ये है उस डोनेशन की कि वो पैसा हिंदू धर्म के, हिंदू संस्कृति के उत्थान पर खर्च किया जाए। समाज के कई वर्गों में एक इस तरह की भावना थी कि ये केवल मात्र धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों पर ही खर्च होना चाहिए, तो इन कार्यों से की बजाय ये मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स, ये सरकार का काम है, सरकार कर भी रही है। और जम्मू कश्मीर में पहले 15-20 कॉलेजेस हैं, कोई कॉलेजेस की कमी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपने इतना पैसा खर्च करके उसको बना लिया है, तो वो एक माता वैष्णो देवी के तीर्थ क्षेत्र में है वो, जहां पर हिंदू धार्मिक फॉर्मेट की दिनचर्या का पालन होना चाहिए। जब कोई दूसरे धर्म का बच्चा या व्यक्ति उसमें आएगा तो एक अंतर विरोध शुरू हो जाएगा धार्मिक मान्यताओं के बीच में, तो लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा, किसी का दिल दुखेगा। उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, उस तरह की सिचुएशन पैदा ना हो, और जिन आस्थावान बंधुओं ने उसके लिए डोनेशन दी हुई है उनकी आस्था को भी धक्का ना लगे, तो उस कॉलेज में अगर बच्चे पढ़ने के लिए आए तो केवल मात्र जो माता के भक्त हैं, हिंदू बच्चे हैं, केवल वही पढ़ने के लिए आए। वो समाज का आग्रह, सरकार ने उस आग्रह को मान, मुझे लगता है कि क्योंकि सरकार ने वो आग्रह मान लिया तो वो कंट्रोवर्सी खत्म होगी। और ऐसा भी नहीं किया सरकार ने कि जो बच्चे वहां दाखिल हुए थे उनको कहीं और अकोमोडेट नहीं किया, उनकी मर्जी की जगहों पर अकोमोडेट भी कर दिया। तो वो विषय अब समाप्त हो चुका है, लेकिन एक कमी है जो मैं आपको कह रहा हूँ। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू पढ़ रहे हैं वहां पे भी, हाँ, बड़े कम विधान है कि इतने % हिंदू पढ़ सकते हैं या इतना % मुसलमान रहेगा, इस तरह का कुछ है जो मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मुस्लिम मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन या इस तरह के कोई प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिनके तहत वो वहां पे मुसलमानों को प्रेफरेंस मिलती है। और कैसे वो बच्चे आए, क्या एडमिशन प्रोसीजर्स हैं, वो उनके बने हुए हैं, डिफाइंड प्रोसीजर्स। यहाँ पर उस तरह के प्रोसीजर्स नहीं है, क्योंकि संविधान हिंदुओं को मिनॉरिटी नहीं मानता है। जम्मू कश्मीर में इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसी है, जबकि 25-30% हिंदू है, 70% मुसलमान है, फिर भी मुस्लिम्स इन जेएंडके आर ट्रीटेड एज मिनॉरिटी, एक एनॉमली है उस चीज में। हिंदूज आर डिप्राइव्ड ऑफ सर्टेन privileges which are being enjoyed by Muslims in J&K, which otherwise Hindus being in majority in J&K राइट हिंदुओं का है। तो इस करके जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मन में एक गुस्से की भावना उसको लेकर के थोड़ी सी है। ऊपर से एक रिलीजियस सेंटिमेंट है कि हमारा एक सैक्रेड एरिया है, वो दैट इज अ सैक्रेड ज्योग्राफिकल एरिया। लेकिन उसमें तो सरकार ने ही अलो करा था, जब भी वो मेरिट लिस्ट तैयार की गई इस कॉलेज के लिए, तो उसमें ऐसा है उस टाइम पे तब उनको याद नहीं आया कि हमें ऐसे नहीं करना, या उन्होंने अपने पूरे एसओपीज बनाई होंगी जो भी है। इग्नोरेंस हुई तभी तो पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने उस बात को मान लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है ना मानते तो आज भी प्रोटेस्ट चल रहे होते। क्या आप एक लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट को रिलीजियस की वजह से प्रेफर करना जस्टिफाई समझेंगे? कोई भी कैंडिडेट है जो मींस कहां पे, पॉलिटिकली, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या कहां पे? हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज बनी हुई है, सरकारों को ऐसा लगता है कि कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, क्योंकि अतीत में उनके साथ कहीं ना कहीं कोई नाइंसाफी हुई या उनको रीजनेबली ट्रीट नहीं किया गया। उसके तहत सरकारों ने कुछ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स के लिए कुछ रियायतें रखी हैं, मैं ऐसा कहूंगा। ये एक ऐसा विषय है जो बड़ा सेंसिटिव भी है। कुछ लोगों को अब क्योंकि 60-70 साल हो गए उन सारी चीजों को इन प्रैक्टिस आए हुए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है इसका रिव्यू भी होना चाहिए। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी ये इसको चलते रहना चाहिए। तो इस पे बड़े स्तरों पे डिबेट्स हो रही है। आउटराइटली इस सब्जेक्ट के ऊपर किसी एक आदमी का अपना फैसला दे देना वो अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन
अगर मैं वैष्णो देवी वाले इशू के साथ उसको जोड़ूं कि एक किसी सेटअप का पूरा स्ट्रक्चर एक हिंदू संस्कृति के आसपास घूम रहा है, ठीक है, और उस सेटअप के अंदर हम दूसरे रिलीजन के लोगों को वहां पे घुसा दे तो वो लोग भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और ये लोग भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो उस तरह के कन्फ्लिक्ट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्या टेररिज्म को रिलीजियस से लिंक करना फेयर अप्रोच है, जबकि अटैक्स नॉन रिलीजियस ग्रुप से भी होते आए हैं आज तक? मुझे जम्मू कश्मीर को ले ले, अगर पिछले 25-30 साल में, 40 साल में, 50 साल में कोई एक वारदात जम्मू कश्मीर में बताए आतंक की जो नॉन रिलीजियस ग्रुप ने की, हमेशा मुस्लिम, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर तो टेररिज्म की परिभाषाएं और है ना जी, मेरे टेररिज्म की परिभाषाएं और हैं। अभी नक्सलाइट्स ने वहां पर हथियार डाल दिए हैं, वो भी अपनी किस्म का टेररिज्म चला रहे थे। अगर हम गुजरात अच्छा, 2002 की उसके बात करें तब भी तो क्या हुआ था गुजरात में, जो ट्रेन इन्होंने जला दी थी, तो वो तो मुसलमानों ने जलाई ना ट्रेन, सारे मुस्लिम ही थे उसमें। वही हिंदू तीर्थयात्री से अयोध्या से वापस आ रहे थे, गोधरा पर ट्रेन खड़ी हुई तो बाहर से मिट्टी का तेल और पेट्रोल डाल करके वो ट्रेन को जला दिया, मुसलमानों ने जलाया। 2002 में जो अटैक हुए थे गुजरात में, वो यही वाला अटैक था? बिल्कुल यही था। गोधरा स्टेशन पर हिंदू तीर्थयात्री जो कार सेवक थे, अयोध्या से वापस आ रहे थे, गोधरा में ट्रेन, लेकिन वो मिलिटेंट नहीं थे ना, मुस्लिम होंगे बट नहीं, वो मुस्लिम ही थे सारे, बट मिलिटेंट नहीं थे। मिलिटेंट क्या होता है, जो एक टेरर की वारदात करे उसको क्या हम साधु का दर्जा दे देंगे? मुझे ये बताइए, पेट्रोल या डीजल लेकर के आकर के खड़ी ट्रेन के डब्बों के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल अंदर डाल के आग लगा दी जाए, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं समझ रहा हूँ कि गलत है, बिल्कुल गलत है। वो कहां से वो डिजर्व करते हैं आपकी नरमी या सिंपैथी? उनको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे आप? टेररिस्ट को कोई अलग से कोई सर्टिफिकेशन देनी है हमने? गूगल या इंटरनेट पर स्टोरेज होगी कि कौन लोग थे, उनके नाम आ जाएंगे। मतलब जो भी मुस्लिम है वो टेररिस्ट? नो 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 नो, जो भी मुस्लिम है वो टेररिस्ट नहीं। मैंने आपको कहा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारी दुनिया कंसर्न्ड है इस टेररिज्म के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम टेररिस्ट जो है जो हमारे रीजन में, अब किसी दूसरी जगह, वहां साउथ में वो लिट्टे वाले थे, वो अपना काम कर रहे थे, क्या उनकी हिंसा को मैं जस्टिफाई तो नहीं करता ना। नक्सलाइट्स अगर कोई हिंसा कर रहे हैं तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता। जिस पार्ट ऑफ भारत में हम रहते हैं, जम्मू कश्मीर, तो टेरर की जितनी वारदातें हुई हैं वो सारे के सारे मतलब अभी कम्युनिटी को लेकर के है सारी बात। और आप 2002 की वो गोधरा ट्रेन इंसिडेंट आप डालिए गूगल के ऊपर, आपके पास आ जाएगा सारा। इंडिया में मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है और पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन भी स्ट्रांग है, तो हिंदू खतरे में है, ये नैरेटिव किस बेस पे एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है? हिंदू जिस मोहल्ले में 90 हिंदू घर हैं, 10 मुस्लिम घर हैं, सभी शांति से रहते हैं। जहां 90 मुस्लिम घर हैं, 10 हिंदुओं को वहां से सीधे तौर पर भगा दिया जाता है। ये इंसिडेंट्स पूरे भारत में हो रहे हैं। क्या हिंदू खतरे में नहीं? अगर हिंदू खतरे में नहीं होता तो क्या वो कश्मीर से भागता? क्या गिरिजाधर जैसा मर्डर केस होता? क्या टिक्कालाल टप्पू को वहां उस तरह से गोली मारी जाती? लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद हिंदू खतरे में क्यों? हिंदू कमजोर बन रहे हैं? हिंदू सहिष्णु है, हिंदू कमजोर नहीं है। कमजोर लफ्ज ना इस्तेमाल करें। क्या है? हिंदू कमजोर नहीं है। हिंदू डेमोक्रेसी में, शांति में बिलीव करता है, लेकिन अगर एक्सट्रीम होगा तो हिंदू हथियार भी उठाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हिंदु ऐसा नहीं है कि डिबेट को साइड पर रख के सिर्फ हथियार की ही बात करें। हिंदू ऐसा नहीं है कि बात शुरू होते ही पहले के मारकाट कर लेते। सहिष्णुता का मतलब क्या है? आपका विचार मैं सुनूं, मेरा विचार आप सुने और हम एक अच्छे रास्ते पर चल पड़े। अगर हिंदू ही सीधा इस तरह का काम करेगा तो हिंदू और कसाब में फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन अजमल कसाब को आज हम गलत कह रहे हैं तो क्यों कहते हैं? उसने गलत किया है। गलत किया है। हिंदू उस तरह से गलत नहीं करता, लेकिन कभी अगर उसको धर्म युद्ध की जरूरत पड़ेगी तो करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो नहीं है, लेकिन पहला ये है, क्या ये जेन्युइन कंसर्न है या पॉलिटिकली मोबिलाइजेशन टूल है? ये क्या मतलब? जो अभी हम बात कर रहे थे, हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है,
फिर भी उसको हम बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। आपको लगता है कि पॉलिटिकली भी मतलब रिलीजन्स के बेस पे कहीं ना कहीं चीजों को फैलाया जा रहा है, या कोई और लोग जो आ रहे हैं जो रिलीजन्स के बेस पे एक दूसरे जहां को जहां लड़ा रहे देखिए हैं? अनड्यू पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम्म, वहां वहां इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। चाहे वो दिल्ली है जहां मुस्लिम लोकेलिटीज बनी है, वो इस ढंग से बनी है कि वहां से हिंदुओं को बाहर निकलना पड़ रहा है। इसी तरह से बाकी जगहों पे भी हो रहा है। कल मैं सोलन का देख रहा था टीवी के ऊपर, वहां कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है और वहां पे कुछ कुछ मोहल्लों में लोगों की लड़ाई होनी शुरू हो गई है। ठीक है। इसी तरह शाहीन बाग का दिल्ली का इंसिडेंट आप सबके सामने है। कंटिन्यूसली वहां पे इस तरह के वारदातें होती है कि जहां उनकी मेजोरिटी बढ़ती है, और कहीं कहीं से ये बात सामने आई जहां इस तरह का खतरा लोगों को लगा होता है, उस तरह की बात सामने। लोग आजकल एजुकेशन, जॉब और डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहते हैं, तो क्या रिलीजन बेस्ड फेयर नैरेटिव फ्यूचर इंडिया की ग्रोथ मॉडल से अलाइन करता है? देखिए, रिलीजन बेस्ड फियर नैरेटिव जो है ना, ये भारत में मुसलमानों ने फैलाया है। आप देखिए कि जहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, सभी मुस्लिम? एन मास, सभी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम परसेंटेज, एन मास एक पैटर्न में वोटिंग उनकी होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस नाम की पॉलिटिकल पार्टी है, हैदराबाद में बैठे हैं, महाराष्ट्र में भी जगह जगह कॉर्पोरेशन में इलेक्शन जीतते हैं। कहां से जीतते हैं? सिर्फ मुसलमान मोहल्लों से। कश्मीर? कश्मीर में आप देखिए पैटर्न, एक पार्टी वहां से जीती है, सिर्फ एक पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी तो वहां से जीती नहीं, जिसको आपने ब्रांड किया कि ये नॉन मुस्लिम पार्टी है, एक भी सीट नहीं वहां से जीती। फ्यूचर में जीतेगी? जितना चाहिए, जो राष्ट्रवादी लोग हैं उसी को वोट देंगे, मुझे ऐसे लगता है। अभी तक मैं उनका वकील नहीं हूँ उस पार्टी का। तो लास्ट के जो अभी 2 साल पहले इलेक्शन हुई था, क्यों नहीं दी? तो क्या ऐसा कमी रहेगी? मैं जो कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि मुस्लिम्स का वोटिंग पैटर्न जो है वो उस तरह का है जो आप कह रहे हो, रिलीजन के बेस पे है। उनके रिलीजन में जो डिसाइड हुआ उस हिसाब से उन्होंने उसी को मान लिया। उसी को ऐसा उनका वोटिंग पैटर्न नजर। अगर कल इंडिया में कम्युनल टेंशन कंप्लीटली कम हो जाए और लोग सिर्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन और इकोनॉमी पर फोकस करें, तो आपके हिसाब से सोसाइटी कैसे दिखेगी? जैसा आज हिंदू समाज दिख रहा है, कम्युनल टेंशन जो है मुस्लिम समाज ने डाली हुई है। हिंदू समाज बिल्कुल शांत और सहिष्णु समाज, मुस्लिम समाज जो है उसकी लीडरशिप मुसलमानों को इनसिक्योर करके रखती है, और इनसिक्योरिटी में उनसे आतंकवाद की वारदातें भी करवाती है। आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुओं में कोई टेररिस्ट जाके तो किसी जगह मुसलमानों को मारा है, ऐसा नहीं। ये पॉइंट से मैं एग्री करता ऐसा कहीं नहीं। आपके डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, कहाँ वारदातें नहीं हुई? हूँ। कौन टेररिस्ट हमेशा रहे? मुसलमान। हिंदू तो सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाते रहे। बहादुर लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम छोड़ करके नहीं जाए, मुकाबला किया। तो इस करके मुस्लिम्स को राष्ट्र की मुख्य धारा में चलना होगा, राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता भी और कमिटमेंट भी जाहिर करें। एक गलत नैरेटिव कुछ मुस्लिम नेता बना रहे हैं, राष्ट्र के साथ कंट्रडिक्शन में आ रहे हैं, उनको भारतीय बनना, बस मैं ये कहूँ। इंडिया का रियल कंपटीशन चाइना और ग्लोबल इकोनॉमी से है, तो फ्यूचर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? रिलीजियस आइडेंटिटी, पॉलिटिकल या एजुकेशनल, या फिर साइंस ड्रिवन डेवलपमेंट? देखिए, सारी चीजों की एक, इसको कहते हैं, इसको क्रमवार नहीं लगाया जा सकता। सभी चीजों की अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। मेरी पूजा पद्धति, जब मैं अपने मंदिर में जाता हूँ, अपने घर में जाता हूँ, मेरे व्यापार की जगह है, व्यापारिक एथिक्स में मुझे करना है। मॉडर्न जमाना है, आजकल लोग तरक्की कर रहे हैं, नए नए कैरियर ग्रोथ कर रहे हैं, नई नई इन्वेंशन हो रही हैं। जहाँ साइंस की बात है तो साइंस ने जो तरक्की की है वो मुझे सीखना है। तो इस करके सबका सम्मान करते हुए, हर चीज की इम्पोर्टेंस देखते हुए हमें को एग्जिस्ट करना है सबके साथ, और अपनी ताकत को इतना बना करके रखना है कि सामने वाला भी मेरी संस्कृति, कल्चर और मेरे जो असूल है उनका सम्मान करे। मुझे कमजोर नहीं होना, मेरा ऐसा मानना है। और मेरे सबके साथ रिलेशन होने चाहिए। मैं क्यों अपने आप को सोनली किसी एक कंट्री के साथ आइडेंटिफाई करूं? मैं ऐसा भारत का विजन ऐसा देखता हूं। मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं उस चीज को मुझे इन्फ्लुएंस करना है, लेकिन जो मेरी लीडरशिप है भारत की, मुझे ऐसे लगता है कि वो किसी फॉर्मेट पे काम कर रही है। मैं ऐसा सोचता हूँ एक भारतवासी होने के नाते कि वो
हमारी केंद्र सरकार का, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का, वो लोगों के काम है। बहुत ज्यादा हम, तो वो डोमेन ही हमारा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इतनी ताकत हमारी होनी चाहिए कि सामने वाला हमें इग्नोर ना कर सके और हमारे कल्चर में किसी तरह से इन्वेड ना कर सके। वी आर कल्चरली रिच कंट्री, सबसे प्राचीन हम है, हम सबसे प्राचीन है, हम तो ना आदि ना अंत वाली सिविलाइजेशन। आपसे बात करके बहुत मजा आया सर। धन्यवाद। एंड बहुत सारी क्वेश्चंस मैंने आपसे करे, कुछ टफ भी रहे और कुछ नॉर्मल भी रहे, मतलब हमारे भी हो सकता है। एंड कुछ का जवाब हमें बहुत अच्छे तरीके से मिला, सभी का मिल गया, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमें समझाया। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। ये था आज का एपिसोड। आपको इस पूरे के पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको हमारे स्पॉटिफाई के ऊपर भी मिल जाएगा। तब तक आप इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं और एज अ जम्मू एंड कश्मीर का पर्सन होके हम किस तरीके से इस स्टेट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और किस तरीके से यहाँ की जो यंगस्टर है, जो यूथ है, उनको और एनकरेज कर सकते हैं उनकी गोल्स तक पहुंचने के लिए। और जो नशा हो रहा है, जितनी भी जो गलत चीजें हो रही है, उनको कैसे कम किया जाएगा। सो ये पूरा का पूरा एपिसोड आपको इन्हीं सभी टॉपिक्स के आगे पीछे घूमता हुआ नजर आएगा। तो बाकी इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।